जी, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपका ड्रॉबैक है कि अगर आप डेली बेसिस पे लेक्चर्स लेते हैं ना और लेक्चर्स नोट नहीं करते और उनके रफ नोट्स या उसके बुलेट्स फॉर्म नहीं बनाते, तो यकीन करें आपके लेक्चर्स लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो अगर आप तमाम जो लोग हैं वो डेली के लेक्चर के डेली नोट्स बनाते हैं तो डेफिनेटली वो फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। तो आप कोशिश करें कि जितने भी एवेल्युएशन ग्रुप वाले मेंबरान हैं वो डेली बेसिस पे नोट्स बनाया करें। अगर आप डेली बेसिस पे नोट्स नहीं बनाते तो यकीन करें हमारी नहीं बननी आपस में। अगर आप चाहते हैं कि हम बनाएं और आगे कुछ ना कुछ बेहतर अंदाज से कर कर सकें, आगे पेपर को अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर सकें, तो नोट्स जरूर बनाया करें। ये आपको मैं की ट्रिक बता रहा हूँ आपकी सक्सेस का। बाकी तो अल्लाह ताला की मदद से आप कामयाब होंगे, अपनी एफर्ट से होंगे। लेकिन जो इंसान लिखता है, इंसान अपनी नज़रों से, अपनी पेन से गुजार लेता है, यकीनन वो इंसान के माइंड में रह जाता है। तो आज एवेल्यूशन ग्रुप में चंद ही मेंबरान थे जिन्होंने नोट्स बना के सेंड किए थे। उनके रोल नंबर मैंने नोट किए, जिन्होंने नहीं किए उनके रोल नंबर भी नोट किए। तो ये जो आपका मतलब कि तरीकाकार है ना नोट्स बना के सेंड करने का, वो गलत है। दूसरा ये कि आज का जो इंग्लिश का टास्क है वो क्या टास्क है भला, बता सकता है कोई? आज जो आपने टास्क, आज कल के लिए जो आपको टास्क मिलना है वो क्या है? टाइम टेबल किसने देखा है? नहीं नहीं सामिया, एडिटोरियल नहीं है। सीएसएस 2015 और सीएसएस 2016 की जो ट्रांसलेशन पैराग्राफ है उर्दू टू इंग्लिश, वो है पास पेपर। तो ये आप देखा करें ना, टाइम टेबल आपके ग्रुप के आइकॉन पे लगा हुआ है टाइम टेबल, वो आप देखें तो आपको पता आइडिया हो ना। आप लोगों से फीस इसलिए नहीं ली कि आप लोग क्लास ग्रुप के अंदर सोए रहे। आप लोगों को फीस इसलिए ली थी कि आप लोग फीस देने के बाद बंदा ना एक्टिव हो जाता है। लेकिन मुझे आप लोगों की वैसी एक्टिवनेस चाहिए जो कि होनी चाहिए। तो आपको बार बार मैं मुझे ना कहना पड़े, ठीक है? जो चंद लोग रहते हैं जिन्होंने टास्क सबमिट नहीं करवाया, वो करवाएं ताकि हम उसको प्रॉपरली एवेल्युएट कर सकें। अच्छा जी, क्लास स्टार्ट करते हैं आज हम अपनी। चलें जी, क्लास स्टार्ट करते हैं हम अपनी जी। आज हमारा जो लेक्चर है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। जो एजुकेशनल रिफॉर्म्स हैं उनके ऊपर हमारा आज का लेक्चर है। उन एजुकेशनल रिफॉर्म्स में जो सबसे पहले वो देवबंद रिफॉर्म है, या देवबंद मूवमेंट के नाम से जानी जाती है, द देवबंद मूवमेंट। बेसिकली ये वो मूवमेंट है जो कि इंडिया के अंदर 17th सेंचुरी के लास्ट में, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के जब पंजे हमारे सब कॉन्टिनेंट पे पड़ रहे थे और मुगल एम्पायर डिक्लाइन की तरफ जा रहे थे, तो तब जो एजुकेशनल रिफॉर्म्स की लिहाज से मुसलमानों को ये फील हुआ कि जो उनकी उनकी दीन की तबलीग है, उनकी दीन की जो रोशनाई है वो खतरे में है। तो इस हवाले से कई तंजीमें चली जो कि मुस्लिम रिफॉर्मर ने चलाई। इसके अलावा कई सूफियाना जो हमारी पर्सनैलिटीज थी, सूफी पर्सनैलिटीज, उन्होंने इसको लीड किया। तो सबसे पहले हम देवबंद मूवमेंट के बारे में जानते हैं ये क्या है। मैं जी आपको बता दूं तमाम एस्पायरेंट को कि हमारा ये जो तरीकाकार है क्वेश्चन को, ये जो आपके सामने देवबंद मूवमेंट है, जो भी स्टेटमेंट आ जाती है, जिस तरीके से भी स्टेटमेंट आती है, तो जिस तरीके से मैंने ये स्लाइड्स बनाई हुई है ना,
यकीन करें उस तरीके से अगर आप लिखते हैं तो आपको बहुत अच्छा एग्जामिनर रिस्पॉन्स दे सकता है। ठीक है, अगर आप बेहतरीन आउटपुट और अच्छा रिस्पॉन्स लेना चाहते हैं तो आप जो ये तरीकाकार है, ये जो मेथड है, जो टेक्निक्स हैं हमारी इस लेक्चर की, जो ये पूरा एक प्रेजेंटेबल मेथड है, उसको अगर आप माइंड में बिठा लें और इसी तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करें तो आप काफी अच्छा अप्रोच कर सकते हैं। तो मैं जी स्टार्ट करता हूँ जी। मुगल एम्पायर के कि डिक्लाइन के बाद बहादुर शाह जफर, जैसे कि आपको पता है मुगल एम्पायर के लास्ट एम्पायर, तो उसके बाद उससे पहले मतलब अभी मुगल एम्पायर नियर टू डिक्लेशन से डिक्लाइनिंग पावर की तरफ जा रहे थे। तो साउथ एशिया के अंदर जो इंग्लिश एजुकेशनल सिस्टम था वो इम्प्रूव हो रहा था, और जो हिंदू थे वो बेसिकली इसकी तरफ रेडली इम्प्रेस्ड इसलिए हो गए, इन्होंने वो इजली इसलिए अपना लिया इसको क्योंकि जो बेसिक मोटिव था ब्रिटिश कौम का या फिर बाहर जो बाहर के जो लोग थे उनका ये था कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है वहां की उनको हिट किया जाए, क्योंकि आपको जैसे पता है कि 1857 के अंदर भी जो 1857 की जंग में भी जो हिंदू कम्युनिटी थी उन्होंने अपने आप को एक सेव आउट के तरह के तौर पे सामने पेश किया ब्रिटिश गवर्नमेंट के, कि उनका कोई कसूर नहीं है, जो सारा कसूर है वो हिंदुओं का, मुसलमानों का है। तो इसी तरीके से यहाँ भी जब ईस्ट इंडिया कंपनी इंटर हुई तो उन्होंने जो पैचअप स्टार्ट कर दिया ब्रिटिश कम्युनिटी के साथ, वो बहुत, क्योंकि उस वक्त मुसलमानों की हुकूमत थी और हिंदू ये चाह रहे थे कोई ना कोई ऐसा सिस्टम क्रिएट हो जिससे इनके जो एक ग्रिप है सब कॉन्टिनेंट से वो खत्म हो। तो इस हवाले से ज्यादा जो नुकसान इन तमाम चीजों का जो ईस्ट इंडिया कंपनी का इसके अंदर आने का, और ये सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ था वो मुसलमानों को हुआ था। ठीक है, इस स्टेटमेंट से जो मैंने अभी आपसे बोली हैं वो आपके सामने कुछ मैं आपको रीड आउट कर देता हूँ। Formerly they learned Arabic and the Persian for worldly gains only. Now they could achieve the same purpose with English. अब बेसिकली जो अरेबिक और जो पर्शियन था वो उनके ऊपर उनकी मतलब कि डेपेंडेंसी थी, वो बेहतर तरीके से इस चीज को समझते थे, इसीलिए फिर उन्होंने जो है वो इंग्लिश को समझना भी बहुत आसान तरीके से उसको ऊपर अप्रोच कर सके। लेकिन जो अगर हम देखा जाए ऑन द कंट्रोरी, the Muslim resist it, as to them the new educational system would lead the Muslim to secularisms and the westernizations. Therefore, the need of the hour was to preserve traditional Islamic systems of education, the religion science for the coming generations to be reared. अब बेसिकली अब मैं आपको बताऊं जी, यहाँ पे उनको जरूरत थी, नीड थी एक ऐसे सिस्टम की जिसके अंदर मुस्लिम कम्युनिटी, क्योंकि वो बेसिकली ये समझ रहे थे कि जो ब्रिटिश एजुकेशनल सिस्टम आ रहा है, इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम आ रहा है, ये हमें इस्लाम से दूर कर देगा, ये हमें जो इस्लाम की तालीमात से उससे हटाने का एक प्रोपेगेंडा है। लेकिन हकीकत में ऐसा भी था, लेकिन कुछ वजूहात थी जिनकी वजह से मुसलमानों को इंग्लिश जो एजुकेशन स्कूल ना ज्वाइन करने की बेस पे बहुत ज्यादा नुकसान उठाने पड़े, जो कि 1857 की जंग आज़ादी में हार एक बहुत बड़ा उसका आउटकम है। तो मैं समझता हूँ कि उस वक्त की जो सबसे बड़ी जो हमारी नाअहली थी वो ये भी थी। इसके आगे मैंने जो है ना वो क्रिटिकल एनालिसिस भी की हुई है इस क्वेश्चन की, वो आप आगे जाके देखेंगे किसके कौन से जो है मेजर इम्पैक्ट थे, कौन कौन से इसके पर्पस थे, इनके ऊपर कौन कौन सी क्रिटिकल एनालिसिस हुई है, या फिर कौन कौन से इसके फायदे हमें मुसलमानों को, कौन कौन से इसके नुकसानात हुए, वो भी इंशाल्लाह आगे हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, इसको हजरत मौलाना मोहम्मद कासिम ननतवी ने जो स्टार्ट लिया था इसका उत्तर प्रदेश में, ये एक मस्जिद थी जिसका नाम था एंसियट मॉस्काफा चताहा। इसको वैसे चत्था कहते हैं, ये उर्दू का वर्ड है, इसको पर्शियन का वर्ड है, सॉरी, इसको चत्था के नाम से जाना जाता है। इन द टाउन ऑफ देवबंद, उत्तर प्रदेश, ये इंडिया के अंदर जो उत्तर प्रदेश का एरिया है वहां पे चत्था के मकाम पे एक मस्जिद है, उसके अंदर इसको सेंटर बनाया गया। देवबंद जो मूवमेंट थी, ये आपके सामने उसकी तस्वीर भी लगी हुई है, पिक्चर भी लगी हुई है, आप इसको देख सकते हैं। तो ये चत्था के मुकाम पर बनने वाली एक मस्जिद के अंदर एक ऐसी तंजीम थी जो मुसलमानों की बहाली का काम करना शुरू कर रही थी। चलें जी,
इसके बाद जी सबसे पहले जी मैं आपको बताऊं, बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन। ये इंट्रोडक्शन चल रहा है, जैसा कि इंट्रोडक्शन की बात करें तो फाइनली द मौलाना सेटअप एन एकेडमी देयर ऑन 30 मई 1866 आफ्टर द डेथ मौलाना वाज पीपल। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो मौलाना हमारे पास पीछे हमने डिस्कस किया है कि मोहम्मद कासिम नतवी, ये बेसिकली कौन थे? ये शागिर्द थे हमारे ममलिक अली, मौलवी ममलिक अली के, जो कि बेसिकली ग्रेजुएटेड थे हजरत शाह वलीउल्लाह के स्कूल से। ये बात आप याद रखिएगा, जो बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव है वो वही था जो हजरत शाह वलीउल्लाह को जो ऑब्जेक्टिव्स में शामिल था। ठीक है, तो थोड़ा जो लैंड विच हैड टेकन एंड द एक्टिव पार्ट इन द होली वॉरियर्स मूवमेंट, इन्होंने बहुत ज्यादा जो मतलब कि हॉली वॉरियर्स थे, उन्होंने मूवमेंट में उन्होंने पार्टिसिपेट किया। इस लिहाज से देवबंद स्कूल ऑफ थॉट इज वेरी मच द कंटिन्यूशन एंड सक्सेशन ऑफ शाह वलीउल्लाह स्कूल्स ऑफ थॉट। तो बेसिकली उन थॉट्स के ऊपर एक चलने वाला एक बहुत बड़ा अदारा इस जो है वो दौर में सामने आया। द फर्स्ट हेड ऑफ द देवबंद अकेडमी वाज द मौलाना मोहम्मद अली यकूब नदवी एंड द फर्स्ट स्टूडेंट इनरोल्ड वाज मौलाना महमूद अल हसन। इसका जो पहला स्टूडेंट था महमूद अल हसन था, और इस एकेडमी के जो हेड थे मौलाना मोहम्मद यकूब नदवी थे। ये आप साथ साथ नोट करते जाएं, ये ज्यादा बेनिफिशियल आपके लिए रहेगा। The academy was founded as and always remained a totally non-governmental institution. जी सॉरी, मैं थोड़ा सा, अच्छा हम स्टार्ट करते हैं कि इनके जो हेड थे मौलाना मोहम्मद यकूब नदवी थे, और इसके बाद जो पहले स्टूडेंट इस एकेडमी के अंदर इनरोल्ड हुए थे मौलाना महमूद अल हसन थे। द एकेडमी वाज फाउंडेड एज एंड ऑलवेज रिमेन्ड अ टोटली नॉन गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन। इसका गवर्नमेंट के साथ कोई ताल्लुक नहीं था। इस एकेडमी की जो मतलब कि रीजन थी, इसके मतलब तो वो बेसिकली जो ट्रस्ट इन गॉड एंड रिटर्न टू हिम, मतलब जो अल्लाह ताला ने हमें दिया और उसको जो नवाजा है उसके मतलब कि बेसिकली उसके पर्पस में शामिल है। अगर हम रेगुलर फाइनेंशियल सोर्स की बात करें तो जो इसका कोई एक अच्छा सोर्स नहीं था उस वक्त, लेकिन इसको कदरे मतलब कि कुछ ना कुछ जब अहमियत मिली तो इसके ऊपर अखराजात जो है वो मुस्लिम कम्युनिटी और मुस्लिम रिफॉर्मर्स ने काफी हद तक किए। अच्छा जी, हम बात, रियान बेटा चले जाओ। जी सॉरी, मेरा भांजा आ गया था। नहीं नहीं, मेरा बेटा नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह हम अभी तक अनमैरिड ही हैं। अच्छा चले, इसको थोड़ा रीड आउट कर लीजिएगा। ये बेहतरीन किस्म का एक इंट्रोडक्टिव पैराग्राफ आपका जो है ना वो बन सकता है। अच्छा जी, इसके बाद हम चलते हैं जी, अब मेन ऑब्जेक्टिव्स की तरफ इसके चलते हैं हमारे इस टॉपिक के। मोटिवेशंस फोर्स बिहाइंड द मूवमेंट। बेसिकली कौन सी ऐसी जरूरत थी जो पेश आई इस मूवमेंट को स्टार्ट करने की? तो कौन सी ऐसी वजूहात थी जिन वजूहात की बेस पे इन मूवमेंट को स्टार्ट किया गया? जी हफ्सा, आपकी तरफ से कोई प्रॉब्लम आ रहा है, आप इसको क्लियर करें, ठीक है? अच्छा जी, मोटिवेशन फोर्स बिहाइंड द मूवमेंट। बेसिकली जो रिलीजियस स्पिरिट था उस वक्त के जो लोग थे उन्होंने जो एक सर्कमस्टांसेस चल रहे थे शुरू से, जैसे कि आपको मैंने बताया कि जो प्रीचिंग ऑफ इस्लाम वीक हो रही थी, जो हमारे पास मुस्लिम कम्युनिटी में अगर अकबर का दीन इलाही देखा जाए उसने बड़ा वीक कर दिया था उस कम्युनिटी को। इसके अलावा जो एक बुजदिलाना तरीकाकार था रूलर्स ऑफ मुस्लिम मुगल एम्पायर्स का, वो भी जो इस्लाम से लोगों को दूर कर रहा था, और कुछ अदम
इस्तकमात थे जो कि पाकिस्तान जो उस वक्त के मौजूदा कम्युनिटी मुस्लिम कम्युनिटी में मौजूद थे, कुछ मतलब कि खौफ हरासत की वजह से, इस वजह के जो मामलात की वजह से जो हमारा बेसिकली एक्चुअल रिलीजियस पीरियड था वो डिस्टर्ब हो चुका था। तो डिफरेंट रिलीजियस मूवमेंट्स वर लॉन्च इन इंडिया फॉर द रिफॉर्मेशन ऑफ रिलीजियस एंड कलेक्टिव लाइफ ऑफ द मुस्लिम ऑफ सब कॉन्टिनेंट। द मूवमेंट आल्सो एम्ड एट द एक्सटर्मिनेशन of innovations in the religious thoughts and the institutions of Islamic morality among the Muslims. Hence, the basic underlying idea was the revival of the religious spirit. Basically, इसका जो पर्पस होता है वो ये होता है रिलीजियस पीरियड्स को मेंटेन किया जाए, रिवाइव किया जाए, रिनेसांस ऑफ द इस्लामिक थॉट्स, मतलब कि जो अकीदा है हमारा इस्लामिक थॉट्स का उसके ऊपर फोकस किया जाए, प्रिजर्वेशन एंड द प्रोपिगेशन ऑफ द रिलीजियस साइंसेस, मतलब कि जो रिलीजियस साइंसेस है, मतलब कि जो कोरिलेट करता हुआ आने वाला जो मॉडर्नाइजेशन दौर था उसके अंदर जो हमारा इस्लामिक कम्युनिटी है, इस्लामिक जो एस्पिरेशंस है उनको ऑब्जॉर्व किया जाए। प्रीचिंग ऑफ इस्लाम बेसिकली इसकी मोटिवेटेड में एक पॉइंट आता है कि इस्लाम की जो, जैसे कि फॉर एग्जांपल क्रिश्चियन मिशनरीज वर endeavoring the hard to spread their religions under the patronage of the government। बेसिकली उस वक्त की जो गवर्नमेंट थी वो क्रिश्चियन जो मतलब, क्योंकि आपको पता है ब्रिटिश जो कम्युनिटी वहां पे मौजूद थी, ईस्ट इंडिया कंपनी अपना पंजे जमा चुकी थी, तो उस वक्त बेसिकली जो क्रिश्चियन की जो तबलीग थी वो बढ़ती हुई नजर आ रही थी, और इस तरह रिलीजन मतलब कि उसको मतलब कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो पा रहा था, जिस वजह से प्रीचिंग ऑफ इस्लाम की बहुत ज्यादा, मतलब कि इस्लाम की तबलीग की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ी, तो इस वजह से इस मदरसे को कायम किया गया था। देयरफॉर इट वाज एसेंशियल टू ट्रेन एंड क्रिएट एन इफेक्टिव बॉडी ऑफ उलमा, और इस वक्त जरूरत थी एक इफेक्टिव बॉडी ऑफ उलमा की, ताकि ऐसे उलमा पैदा हो सके जो कि आने वाली नस्लों को मजीद जो है अपने जो इस्लाम, अपने जो ईमान के ऊपर काबू रखने में पार्टिसिपेट करवा सकें, जैसे कि एंड स्टॉप द ऑनस्लॉट ऑफ द क्रिश्चियनिटी, और जो क्रिश्चियनिटी की बढ़ती हुई मतलब कि लाम है उस लामिंग कंडीशंस को कंट्रोल किया जाए। इट वाज द डोबन मूवमेंट विच रोज टू द ओकेजन्स, इस वाक्य को कंट्रोल करने के लिए फिर डोबन मूवमेंट को सामने आना पड़ा। अच्छा जी, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं हमारे पास नेक्स्ट हमारा जो है करिकुलम बेसिकली एक, जैसे आपको पता है कि जैसे आजकल अगर करंट अफेयर्स में देखें तो एसएनसी सामने आया। एसएनसी एक पलंदा है जिसके तरीकाकार के तहत हमने जो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उनको डेवलप करने हैं, उनको लेकर चलना है। इसी तरह उस वक्त को जो करिकुलम था वो इस तहरीक ने सामने लाए, इस तहरीक ने पेश किया। वो क्या तहरीक थी, वैसे उस करिकुलम में क्या चीजें शामिल थी वो हम आपसे डिस्कस करते हैं कि वो करिकुलम जिसने उस वक्त के मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए जो दीनी तालीम में जो मॉडिफिकेशंस की वो क्या थी, वो इस तहरीक के अंदर, इस करिकुलम के अंदर हम देखते हैं। ठीक है जी जी सिंगल नेशनल करिकुलम है बेसिकली ये, एसएनसी तो करंट अफेयर, लेकिन ये उस वक्त का जो करिकुलम था जो देवबंद तहरीक ने बेसिकली एट द टाइम दरस निज़ामी वाज इन प्रैक्टिस इन इस्लामिक एकेडमीज इन जनरल। उस वक्त दरस निज़ामी को फोकस किया जा रहा था। दरस निज़ामी के ऊपर जरूर सर्च कीजिएगा, आपको थोड़ा सा इसका आइडिया हो। द उलमा हु वर इंस्पायर्ड बाय द शाह साहिब मूवमेंट, लेकिन जो उलमा थे उस वक्त के वो डेफिनेटली शाह साहब की मूवमेंट से बड़ा इंस्पायर्ड थे, कुरानिक साइंसेस और हदीस के ऊपर, क्योंकि परफेक्ट वर्क था और इसके ऊपर मतलब उनकी तफसीर की जाती थी, उसको समझने के लिए आसान लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता था। देयरफॉर जैसे कि आपको पता है कि जब शाह वलीउल्लाह साहब ही जो पर्शियन में कुरान पाक को उन्होंने ट्रांसलेट किया था फर्स्ट टाइम, तो उस वक्त से ही इसके ऊपर जो है ना वो इसके ऑब्जेक्टिव में ही इसको प्रोसीड किया गया। Therefore, the 6 books of true hadith, Shah Sita, were included in the curriculum. Arabic literature and history also won a place in the curriculum. इसके अंदर ये सारी चीजें भी शामिल की गई। The Deoband curriculum consists of the accent and the syntax. ये सारी चीजें हैं। एक्सेंट एंड सिंटैक्स बेसिकली इंग्लिश का वर्ड है, एक पैराग्राफ, एक सेंटेंस जो कि फ्रेजल वर्ब या पूरे एक प्रॉपर मीनिंग पर मुश्तमिल होता है। अरबिक लिटरेचर शामिल था इसके अंदर, इंस्टीट्यूशन ऑफ द होली कुरान, ये आप पॉइंट्स में लिख सकते हैं। ठीक है, हदीस के शामिल थी, फिलोसफी स्कोलास्टिक फिलोसफी शामिल थी इसके अंदर, लॉजिक, इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस शामिल थी, रेटोरिक एंड द रूल्स ऑफ मेटाफोरिकल लैंग्वेज शामिल था, बिलीफ एंड पोएटिक वर्क शामिल था, द प्रिवेलेंट आर्ट शामिल थी। अच्छा, इसमें एक और कैलीग्राफी, फोनेटिक्स एंड कैलीग्राफी के ऊपर बड़ा मतलब कि फोकस किया गया, मतलब कि जो दीनी तालीमात थी उनके मुताबिक जो उसको लोगों के सामने प्रेजेंट करने के एक तरीक़ाकार भी शामिल है इसमें। फॉर द पर्पस डिफरेंट बुक वर मेड टू स्टडी। अच्छा, यहाँ पे ना इन्होंने एलिमेंट्री, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी डिग्री क्लासेस के लिए जो एक 9 इयर्स का जो स्टडी प्लान था इस करिकुलम में डाला।
ये 9 ईयर्स के स्टडी प्लान में शामिल है। एलिमेंट्री, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी और डिग्री क्लासेस में इसको एक प्रॉपर करिकुलम बनाया जिसके तहत हाँ जी, इसके बाद जी हमारे पास ये इसका एक करिकुलम जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसकी ज़रूरत थी इस वक़्त के सूरत हाल में। तो जी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जी, इसके ऊपर हम फ़ोकस नहीं करते। हम स्टूडेंट्स क्या करते हैं जी, हम क्या करते हैं जी, हम बेसिक इंट्रो लिख देते हैं, उसके बाद हम कुछ मतलब कि ऑब्जेक्टिव्स वगैरह लिख के हम कोशिश करते हैं क्लोज़ करते हैं टॉपिक को। लेकिन मेरी सजेशन ये है कि आप कोशिश क्या करें जो अ जो इसके सैलिएंट फीचर्स हैं उसके ऊपर जरूर फोकस क्या करें। बैलेंसिंग अमंग डिफरेंट इस्लामिक एजुकेशनल कंसेप्ट इन द साउथ एशिया उस वक्त, क्योंकि तमाम अब देखो ना शिया सुन्नी और जो देवबंद थे जो मतलब कि डिफरेंट हमारे जो मज़ाहिब, अब मजहब तो इस्लाम ही है लेकिन डिफरेंट जो कैटेगरीज की बनाई हैं इसको खत्म करके इनके अंदर जो बैलेंस एजुकेशनल कंसेप्ट है वो डाला जाए। पहला इसका पर्पज ये था। दूसरा इसके ऊपर प्रिजर्वेशन ऑफ रिलीजियस नॉलेज था, जो रिलीजियस नॉलेज है उसको मजीद बेहतर से स्ट्रॉन्ग किया जाए। एजुकेशनल इन प्रैक्टिकल आर्ट्स और क्राफ्ट्स और आर्ट्स के अंदर जो एजुकेशनल मतलब की प्रैक्टिस करवाई जाए, मजीद इम्प्रूव किया जाए इसके अंदर। मतलब जो हमारे यहाँ पे इसको देवबंद स्टार्टेड, ये फर्स्ट टाइम हुआ था स्टार्ट, ठीक है, इसकी ट्रेनिंग देना शुरू की ना जब स्टूडेंट्स को, पीपल्स को, तो यहाँ पे ये फर्स्ट टाइम एक इनिशिएटिव लिया गया था इसका कि इन्होंने Deoband started imparting training in different arts and crafts. They taught the science of medicine in the particular. They also taught arts of calligraphy, बुक बाइंडिंग एंड द विंग क्लॉथ। मतलब कि ये कुछ चीजें जो कि नई सामने आई थी। बुक बाइंडिंग क्या होती है, बुक कैसे बनाते हैं, लिखते कैसे हैं, कपड़े कैसे सीते हैं, कैलीग्राफी क्या होती है, इन चीजों के ऊपर भी उस वक्त इस तहरीक के अंदर जो है स्टार्ट लिया गया। अच्छा, इट हैड इन फोकस द इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल प्रॉब्लम स्टूडेंट्स इन पार्टिकुलरली एंड ऑफ द मुस्लिम इन जनरल। अच्छा, इसके बाद दूसरा पॉइंट है इसका, जो ये सी के बाद डी लिखा हुआ है, ये इसका एक और साइलेंट फीचर है, साइलेंट फीचर है, वो क्या है, मॉनेटरी एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ये मैंने यहाँ पे मर्ज हो गया, इसको मैं थोड़ा सा ना, एक मिनट, मेरे ख्याल में ये ठीक नहीं होगा। चले जी, मैं आपको बताता हूँ जी। ठीक है, यहाँ पे ये जी हमारे पास ये पॉइंट बन गए। ठीक है, अच्छा जी, इन्होंने मिलिट्री एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट्स थे उनके ऊपर बड़ा फोकस किया। मतलब कि जो फाइनेंशियली जो हमारे पास मास था, हमारे पास एक जो स्पोर्ट थी उसके ऊपर वर्क किया गया। एडमिनिस्ट्रेटिव जो हमारे एस्पेक्ट्स थे, मतलब कि ताकि स्टूडेंट्स को ये सिखाया जाए, तालिब जो उस वक्त के मौजूद पीपल्स से उनको बात समझाई जाए कि किस तरह हम एडमिनिस्ट्रेशन को ओवरकम कर सकते हैं, कौन सी चीज़ें ऐड करने से जो जनरल या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसके बारे में इनको यहाँ पे गाइड किया गया। और जो सिंपल लाइफस्टाइल है स्टूडेंट्स का, टीचर्स का इनका बिहेवियर, ये सारी चीज़ें इसके अंदर जो है ना वो सिखाएगी, फोकस करवाया गया जी। इसके बाद जो हम बात करें पैट्रोटिज्म, एक बहुत इंपॉर्टेंट इसका मतलब फीचर है कि इसके अंदर देवबंद मूवमेंट है, देवबंद मूवमेंट, ठीक है, ये हम जो पढ़ रहे हैं द देवबंद मूवमेंट इसको नाम से जाने जाते हैं जी। आगे चलें जी, द पेट्रोटिज्म मतलब कि मोहब्बत वतनी का एक स्पिरिचुअल जो एहसास था वो लोगों को दिलाया गया। और एक इन्होंने इस वक्त की जो इंडिपेंडेंस तक एक रोड बनाया बेसिकली, उसमें भी इस मूवमेंट का बहुत बड़ा हाथ है, ताकि लोग अपनी टू नेशन थ्योरी के ऊपर फोकस करते हुए, जो कि शुरू से ही शाह वलीउल्लाह के दौर से स्टार्ट हो चुकी थी, वहां पर उसको फोकस करके डिफरेंट टेरिटरीज में। अच्छा, कैरेक्टर बिल्डिंग, लोगों को अपनी कैरेक्टर बिल्डिंग के ऊपर फोकस करवाया गया जी। अच्छा जी, कैरेक्टर बिल्डिंग के बाद अदर टीचिंग इंस्टीट्यूशंस जो है वहाँ पे क्रिएट किए गए। यहाँ पे ना कुछ इंस्टीट्यूशंस का नाम मैंने बताया, ठीक है, वो आप जरूर पढ़ लीजिएगा। जिसमें मजरुल उलूम है, शारनपुर है, मदरसा फैज आम है, कानपुर एंड द मदरसा अशरफिया है, मुरादाबाद में जो मौजूद है। ऑल इंस्टीट्यूशन फॉलोड द फुट स्टेप ऑफ देवबंद। बेसिकली तमाम जो थे टीचिंग इंस्टीट्यूट्स वो अब फॉलो अप में आ गए थे देवबंद की टेक्निक पे। उन्होंने भी जो तालीमात थी देवबंद की उनके ऊपर फोकस करना, उनकी अकेडमीज, उनके करिकुलम पर फोकस करना स्टार्ट कर दिया जाता है। अच्छा, अगर ऑथरशिप सर्विस, बेसिकली कुरान पाक की तफसीर, हदीस की तफसीर, उसके बाद अरबिक लैंग्वेज को डिफरेंट लैंग्वेज में मतलब कि ट्रांसलेट करना, ये भी इसके जो है ना वो ऑब्जेक्टिव्स में शामिल था, इसके साइलेंट फीचर्स में शामिल था। अच्छा जी, इसके बाद हम चलते हैं जी हमारे पास
अब बेसिकली एक कौन सी ऐसी वजूहात थी जिनकी वजह से इसको क्रिटिसाइज किया गया, मतलब कि इस तंजीम, इस जो एकेडमी, इस अदारे की वजह से कौन कौन सी ऐसी चीजें जो कि मुसलमान जो थे वो अप्रोच नहीं कर पाए। तो डेफिनेटली इन चीजों को हम डिस्कस करते हैं, उनमें से मतलब किसके जो मतलब कि नेगेटिव इम्पैक्ट हैं जो उस वक्त के मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर पड़े, वो कौन से हैं। तो सबसे पहले जी डेफिनेटली ये एक ऐसी मतलब कि इस्लामिक साइंसेस के लिहाज से बहुत एक प्रिंसिपल मूवमेंट है, लेकिन सेम टाइम में जो मतलब कि जैसे कि दुनिया चेंज हो रही थी, मॉडिफिकेशंस हो रही थी, कंटेम्प्रेरी जो साइंसेस थी वो सामने आ रही थी, लेकिन उसके ऊपर वर्क नहीं किया गया। सिर्फ जो उस वक्त इस्लामिक करिकुलम था उसके ऊपर इसको फोकस करवाया गया, जो कि जरूरी था आने वाले कंटेम्प्रेरी जो वर्ड है हमारा उसके ऊपर भी फोकस करवाया जाए। ठीक है, all the educational traditions and characteristics of other eminent Muslim schools were emerged into the Deoband system of education. As a result, the curriculum was to be studied both by the students all the teachers. अब एक ही तरह का करिकुलम जो था वो बड़ा एक मुश्किलात का सामना इसको करना पड़ा। Although the official status of Persian had ended with the dominations of British, डेफिनेटली जो पर्शियन का वो एक ऑफिशियल स्टेटस कम होता जा रहा था क्योंकि ब्रिटिश कम्युनिटी आगे सामने आ रही थी हमारे, तो बट इट स्टिल हेल्ड अ pivotal status in Deoband curriculum. As a result, the student could not benefit from the contemporary, मतलब इस तरह। लेकिन पर्शियन जो थी वो सिर्फ देवबंद में मौजूद थी, बाकी जितनी भी कम्युनिटी थी उधर जो इंस्टीट्यूशंस थे उनमें जो ब्रिटिश कम्युनिटी में इंग्लिश राइज हो चुकी थी। अब जो मुसलमान स्टूडेंट थे वो इंग्लिश नहीं पढ़ सकते थे, इस वजह से भी इनको नुकसान का सामना करना पड़ा। अच्छा जी, undue importance was given to ancient philosophy and logic. As a result, environment of the prolonged argumentations were created which later on developed. इन एक दफा आप सारे जो critical approaches हैं इनको पढ़ लीजिएगा। लास्ट में जो undoubtedly the Deoband movement considerable succeed in safeguarding Islamic heritage and the Muslim national identity, but it failed to stop the forced march of the Western culture towards द मुस्लिम सोसाइटी। लेकिन इसके बावजूद भी मुसलमानों के अंदर वेस्टर्न कल्चर इंप्रूव हुआ और उनकी जो विरासत का हिस्सा बना। इस तरह इस मूवमेंट ने कोशिश तो की, अप्रोच तो की, लेकिन इस मूवमेंट की मुकम्मल कामयाबी जो मुसलमान उस वक्त के चाह रहे थे वो नहीं कर पाए। ये जी इसकी क्रिटिकल अप्रोच है। नेक्स्ट हमारे पास जी, ये हमारे पास एक मैसेज मैंने जो ऑफ किए हुए, मैसेज आपने शो करवा के क्या करने पड़े। अच्छा जी, द एलिगेड मूवमेंट। मैं क्लास में हूँ, मैं क्लास में हूँ, अगर कॉल चलती रही तो क्लास बंद हो जाएगी, नेट पे चल रही है। हाँ मैं कॉल खुद करता हूँ। जी आवाज आ रही है आप लोगों को? कॉल आ गई थी मुझे। अच्छा जी, चलें जी, हम अलीगढ़ मूवमेंट की बात करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन फ्रॉम प्री पार्टीशन हिस्ट्री। अगर हम बात करें 1857 की जंग आज़ादी, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। बाजुकात क्या आता है कि जी बाजुकात अलीगढ़ मूवमेंट आती है, हम सारा का सारा सर सैयद अहमद खान के ऊपर लिख देते हैं। हम बेसिक जो क्वेश्चन है उसकी अहमियत को समझ नहीं पा रहे होते, उसके व्यूज को समझ नहीं पा रहे होते। तो बेसिकली अलीगढ़ मूवमेंट जो है ना, बेसिकली वो क्या है, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। क्या यकीनन ये सर सैयद अहमद खान की वर्किंग है? क्या और भी उलमा इसमें शामिल है? क्या अगर हमें सर सैयद अहमद खान के ऊपर सवाल आता है, डिफरेंट उसके मतलब कि डायमेंशन से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो क्या हम सर सैयद अहमद खान की जो है मूवमेंट के बारे में लिखेंगे? क्या हम सर सैयद अहमद खान के जब के बारे या फिर अलीगढ़ मूवमेंट में लिखेंगे तो सर सैयद अहमद खान को हम कितना उनको ऐड करेंगे या उनकी कितनी की क्योंकि ये मूवमेंट ही उनकी है। ये बेसिकली उनके जो तरीकाकार के ऊपर इसको स्टार्ट किया गया, उनकी उनके जो ऑब्जेक्टिव्स थे मुसलमानों की अप्रोच के लिए, मुसलमानों की मतलब कि डेवलपमेंट्स के लिए। तो ये बेसिकली क्या है, आज हम इसके बारे में भी इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। तमाम जो स्टूडेंट्स हैं उनसे गुजारिश है कि क्लास दोबारा फिर ज्वाइन कीजिएगा। आज हमने इन टॉपिक्स को क्लियर करना है, कंफर्म, ठीक है। 3 मूवमेंट्स है, तीनों हमने कंप्लीट करनी है। तो आप लोग क्लास में दोबारा फिर ज्वाइन कीजिएगा, खत्म होती है मैं लिंक दोबारा दूंगा तो आपने दोबारा ज्वाइन करनी है। इज दैट क्लियर? जी ठीक है। अच्छा जी, आफ्टर द वार ऑफ इंडिपेंडेंस, इसका बैकग्राउंड हम पहले देखते हैं। 1857 की जंग आज़ादी में चूंकि आपको पता है कि मुसलमानों के हालात हिंदुओं से कई गुना बदतर हो चुके थे, कई गुना, क्योंकि उस वक्त के हिंदू कामयाब हो चुके थे
ब्रिटिश कम्युनिटी को ये यकीन दिलाने में कि भाई हम लोग कसूरवार नहीं है इस जंग में, हम तो आपके साथ थे। हमें मजबूर किया गया मुसलमानों ने अपने मफादात की खातिर हमें सामने रखकर आपसे जंग लड़वाई, और हम तो बिल्कुल मजलूम है, हमारा कोई कसूर नहीं है, ये सारा का सारा कसूर मुसलमानों का है। तो ये बेसिकली अलीगढ़ इस चीज को खत्म करने के लिए उस वक्त की मॉडर्नाइजेशन को देखते हुए, कंटेम्पररी वर्ड्स को देखते हुए, जो एक उभरता हुआ निज़ाम था उस वक्त के सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए, तब के एक बहुत बड़े रिफॉर्मर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ मूवमेंट का इनिशिएटिव लिया। ठीक है, अब इस अलीगढ़ मूवमेंट से मतलब क्या था, बेसिक इसका पर्पस ये था कि उस वक्त की मुस्लिम कम्युनिटी को जो ब्रिटिश वहां के जो रूलर्स थे उस वक्त के, उनकी नजर में एक मुकाम दिया जाए, और जो इंग्लिश लैंग्वेज है जिसमें पाकिस्तान जो पीछे हमारे डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स उसको इग्नोर करते रहे हैं, हम उस इंग्लिश को भी इंट्रोड्यूस करवाएं। हमारे जो तहरीक है, हमारी जो मुस्लिम कम्युनिटी है, वो इंग्लिश भी सीखें, ताकि आने वाले दौर में हमारे कुछ ऐसे नौजवान लीडर्स पैदा हों जो कि आने वाले कल की मुश्किलात को देखते हुए पाकिस्तान के लिए वर्क कर सकें, पाकिस्तान मतलब एक डिफरेंट कम्युनिटी के लिए वर्क कर सकें। टू नेशन थ्योरी के ऊपर फोकस किया गया, टू नेशन थ्योरी को एक मतलब एक नया स्ट्रक्चर, एक नई शक्ल दी गई। ये बेसिकली अलीगढ़ मूवमेंट का ऑब्जेक्टिव था। सारी चीजें जो है ना, आप इसके जो है इसके इंट्रोडक्शन में आप देख रहे हैं। दे लेफ्ट नो स्टोन अंडर अनटर्न इन प्रेसिंग प्रेशन द मुस्लिम्स, ब्रिटिश की तरफ से, फॉर द पर्पस दे थ्रू आउट पर्शियन फ्रॉम द ऑफिसेस, यहाँ पे पर्शियन को निकाल देगा। अबॉलिश द पोस्ट ऑफ काजीज फ्रॉम द कोर्ट्स, मतलब कि यहाँ पे कोर्ट्स में से काजीज में वहाँ सबको जो ड्यूटीज थी, गवर्नमेंट जॉब्स थी, वो मुसलमानों से छीन ली गई, और उनकी जो एकेडमिक जो प्रॉपर्टीज थी उनको मूवेबल से इमूवेबल में, मतलब कि वो सिर्फ वहां पर ही मतलब मुंजमद रह सकते हैं, अपनी जो तालीमात उनको वकील इलाकों में नहीं पहुंचा सकते। इन दिस वे द सक्सीडेड इन पैरालाइजिंग द मुस्लिम इन इकोनॉमी, पॉलिटिकल एंड कल्चरल फील्ड्स, तीनों मतलब के फील्ड्स में मुसलमानों को काफी ज्यादा नुकसानात बर्दाश्त करना पड़े। तो इसके बाद इन दूस डेज सर सैयद अहमद खान वाज अ सिविल सर्वेंट। ये बेसिकली हिस्ट्री में, इनकी हिस्ट्री में आपको पता चलेगा, ये कोर्ट सिविल सर्वेंट थे, फिर बाद में इन्होंने अपना ट्रांसफर करा, उसके बाद उन्होंने कुछ सोसाइटीज इनिशिएटिव लिया, जिसमें साइंटिफिक सोसाइटी थी, उसके बाद कुछ पहले स्कूल थे, वो आप इसके बाद में मुरादाबाद में जो बने थे। ही कुड नॉट सी द माइजरेबल प्लीट्स ऑफ द मुस्लिम्स after a prolonged and careful thoughts he concluded that unless the Muslim acquired the knowledge of the modern science, ये सारी चीजें वो जो आपसे मैंने डिस्कस कर ली हैं। अच्छा, लास्ट वाले पर, अलीगढ़ कॉलेज वाज द आउटकम ऑफ हिज अनटियरिंग एफर्ट्स। इस अनडायरिंग जो एफर्ट्स थी उनके जो बेसिकली आउटकम था वो अलीगढ़ कॉलेज, उसके बाद अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बनी थी, जो कि 1911 के बाद 1916 में इसको यूनिवर्सिटी का मुकाम दिया गया, विच ही इंटेंडेड टू रन ऑन द पैटर्न ऑक्सफोर्ड एंड द कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। उस वक्त जो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी थी, उनके जैसा ही एक निज़ाम कायम करने की कोशिश की गई अलीगढ़ कॉलेज और यूनिवर्सिटी के अंदर जी। इसके बाद ये देखिए हमारे पास इसके मोटिव क्या थे इस अलीगढ़ मूवमेंट के, जैसे हमने पीछे मोटिव पढ़े हैं ना, इसकी मोटिवेटिंग फोर्सेस कौन कौन सी थी अलीगढ़ मूवमेंट की। द मेन मोटिव बिहाइंड द अलीगढ़ मूवमेंट वार, जी बोले। अच्छा जी, इसके जो आप नजर आ रहे हैं जी, मेन मोटिव बिहाइंड द अलीगढ़ मूवमेंट आफ्टर द फेलियर ऑफ, ये वो बातें हैं जो आपको मैं बता रहा हूँ, जो मोटिव मैंने आपको बताए हैं, ये वो चीजें, इसको स्क्रीनशॉट ले लें, आपको ये जो है ना वो चीजें हम नजर आएंगी जो मैंने आपसे डिस्कस की हैं। अच्छा जी, इसके बाद मतलब कि मॉडर्न साइंस के बारे में बताया जाए, लोगों को अंग्रेजी आनी चाहिए, उस वक्त के जो हालात हैं उनको समझना चाहिए। अच्छा जी, मुस्लिम एडवोकेट्स द मोर मॉडर्न एजुकेशन टू वर्ड डिससेटिस्फाइड विद एजुकेशन सिस्टम ऑफ द पब्लिक गवर्नमेंट स्कूल्स फॉर इट्स repugnant or to the repugnant of to their cultural values. Therefore the thoughts is to indispensable for the Muslim to manage their educational themselves. The Aligarh movement fulfill the obligations to a great extent. इस तरह आगे सच अहमद खान क्रिटिसाइज द रोल ऑफ एजुकेशन, मतलब बेसिकली इनका बेसिक पर्पस ये था कि उस वक्त के मौजूदा हालात के मुताबिक जो वक्त और जो दौर है, मॉडर्न सोसाइटी है, उसकी नज़ाकत को देखते हुए हमारे मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर भी वो चीज़ें आनी चाहिए, और हमारे जो मुस्लिम अदारे हैं उनको एक भी लेवल मिलना चाहिए, ताकि वो जो है ना वो दुनिया के सामने एक शख्सी एक जो है ना मॉडर्नाइजेशन लेके उभरे। ठीक है जी, इसके बाद हम
इसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स करते हैं। इसके जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स में क्या चीज़ें शामिल हैं। अच्छा जी, मैं लिंक इसको क्लास को ख़त्म कर रहा हूँ, मैं लिंक दोबारा सेंड करता हूँ। तो इट्स अ रिक्वेस्ट टू ज्वाइन द क्लास फॉर अनदर पार्ट, अनदर जो हमारा टॉपिक है, अनदर पार्ट ऑफ द टॉपिक, तो अनदर पार्ट ऑफ द कंटेंट्स, तो वी शुड रीज्वाइन ऑल ऑफ द मेंबर्स। मैं आपको ये लिंक दोबारा सेंड करता हूँ, तो आप इसमें दोबारा ऐड हो। इसमें इंशाल्लाह हम क्वेश्चनिंग भी करेंगे,